घटना घटित हुई है बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी घटना किसी भी बेटी के साथ नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, इस घटना को जिन लोगों ने अंजाम दिया है, ऐसे लोगों को तो इस धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। मीडिया का काम है कवर करना। मीडिया पुलिस से मुठभेड़ भी कर रही थी हाथरस प्रकरण में, लेकिन इस मामले में किसी भी मीडिया के मुंह से आह तक नहीं निकला है। ये जो दोहरा व्यवहार है, दोहरा चरित्र है हम सवर्णों के साथ, बहुत ही गलत है और मैं इसकी बहुत ही निंदा करता हूँ। मैं अपने समाज के लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये जो समाज की समस्याएं हैं, इन समस्याओं के खिलाफ हम लोगों को लड़ना पड़ेगा, कोई दूसरा लड़ने नहीं आएगा। और यहाँ पर आपने देख लिया प्रेम प्रसंग का मामला, आपने कोई चिट्ठी पढ़ा, आपने कोई चैट देखा, एक दिन पहले हत्या हुई, आपको कैसे पता चल गया कि लड़की का अफेयर था, लड़की का प्रेम था, और इटावा पुलिस इसकी पुष्टि कर रही है कि उसका अफेयर था, प्रेम था। कैसे आप कह सकते हैं प्रेम और अफेयर था? ठीक है, वो 32 साल का अधेड़ उम्र का आदमी, वो 18 साल की मासूम लड़की, कैसे प्रेम प्रसंग? नमस्कार। औरैया उत्तर प्रदेश में एक बेटी के साथ अन्याय होता है और सारे राजनेता चुप्पी साध लेते हैं, लेकिन ये वही राजनेता हैं जो हाथरस मुद्दे पर पैदल पैदल भागे चले जाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस मुद्दे पर मौजूद हैं सवर्ण आर्मी चीफ सर्वेश पांडे जी। इनसे हम चर्चा करेंगे क्योंकि यही वो व्यक्ति हैं जो पहले वहाँ पहुँचते हैं और न्याय की डिमांड करते हैं। आपसे मैं सर्वेश जी जानना चाहूँगा, जिस तरह प्रकरण होता है और इसको दबाने का प्रयास किया जाता है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो घटना घटित हुई है बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी घटना किसी भी बेटी के साथ नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, इस घटना को जिन लोगों ने अंजाम दिया है, ऐसे लोगों को तो इस धरती पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। इन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और जो बात आपने कही कि ये औरैया में घटना हुई और बेटी के पीछे का टाइटल मिश्रा था, इसलिए ना कोई पैदल गया और ना कोई प्लेन से गया। लेकिन यही अगर हाथरस में घटना घटित हुई थी तो बहुत लोग पैदल पैदल चले गए थे, धक्के खाकर जमीन पर भी गिर जा रहे थे। मीडिया का काम है कवर करना। मीडिया पुलिस से मुठभेड़ भी कर रही थी हाथरस प्रकरण में, लेकिन इस मामले में किसी भी मीडिया के मुंह से आह तक नहीं निकला है। ये जो दोहरा व्यवहार है, दोहरा चरित्र है हम सवर्णों के साथ, बहुत ही गलत है और मैं इसकी बहुत ही निंदा करता हूँ। जब आप वहाँ औरैया गए तो बेटी के परिवार से आप मिले, अपना जो है सहानुभूति आपने प्रकट की, क्या देखा आपने? क्या वहाँ पे आपको जो कमी दिखी? एक प्रकार से होता है ना समाज के लिए जहाँ पे दोहरा रवैया एक होता है, आपको क्या अंतर दिखा? जैसे देखिए पुनीत जी, उसमें दो चीज़ें दिखी मुझे। एक तो मैं वहाँ पर गया तो पहली बात तो ये है कि जो घटना घटित हुई तो हम उस घटना को महसूस कर सकते हैं न्यूज़ के माध्यम से देख करके, सोशल मीडिया के माध्यम से देख करके, लेकिन जिसकी बेटी गई है उस पर क्या बीत रही है ये तो उसी को पता है। हम आप उतना नहीं महसूस करते हैं, जिसकी बेटी गई ये तो वही जानता है। उसमें एक कमी ये रही क्योंकि वो जो लड़का था, वो लड़का काफ़ी उम्र दराज था, 30-32 साल का लड़का था, और लड़की की उम्र मात्र 18 साल की, अभी वो 18 साल की हुई है, और वो लड़का काफ़ी दिन से उस लड़की का पीछा कर रहा था। लेकिन है क्या, गांव में ये बड़ी समस्या है। आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं एक मैसेज भी देना चाहूँगा सभी को। वो इज्जत बचाने के चक्कर में उस मामले को दबाए रहे। उसने 1-2 बार छेड़ा भी, दबाव बनाया, नंबर मांगा, सारी चीज़ें। उसके घर वालों से तो उन्होंने शिकायत की, लेकिन वो मन बढ़ था और उस पर उनके परिवार का भी कोई अंकुश नहीं था, किसी ने कुछ कहा नहीं। ये समाज में कोई नुकसान ना हो, सामाजिक प्रतिष्ठा इनकी धूमिल ना हो, इस भय से इन्होंने कोई थाने में एप्लीकेशन नहीं दिया, और उसका परिणाम ये हुआ कि आज इनकी बेटी ही इनसे दूर चली गई। मेरी इस विषय पर भी चर्चा हुई और मैंने इस विषय को लेकर उनको बताया कि आपके साथ अगर कोई ऐसी बात थी, आपको लग रहा था कि आप प्रशासन से नहीं कह सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं, क्योंकि उनके गांव में भी कई ऐसे लोग थे जो मुझसे जुड़े थे, मुझे जानते थे, आपको मुझसे यह बात बतानी चाहिए थी। जो भी हो सकता हम हर संभव मदद करते। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर रहीं। मैं आपसे नज़रिए से चीज़ जानना चाहूँगा कि जैसे सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियों में जातियाँ क्यों देखी जा रही है? समझ में है, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे होते हैं जहाँ पे दलित समाज या किसी, मैं उस पर नहीं कहना चाहता, लेकिन लोग पहुँच जाते हैं उसमें, तमाम नेता ट्वीट भी कर देते हैं, सरकार को घेर भी लेते हैं, लेकिन जब एक सवर्ण समाज की बेटी होती है तो वो एक मतलब किनारे कर दी जाती है, वो बेटी बेटी नहीं मानी जाती है। ये दोहरा चरित्र जो अपनाया जा रहा है, इस पर अपने क्या बात रखना चाहेंगे?
देखिए, इस विषय को लेकर के मेरे समाज को खुद चिंतन करना चाहिए, खुद मनन करना चाहिए, खुद इस विषय पर सोचना चाहिए। कारण क्या है कि हाथरस में एक मामला हुआ, मामला कहीं ना कहीं ऑनर किलिंग का था और आरोपी ठाकुरों को बनाया गया। ठाकुरों को कैसे आरोपी सिद्ध किया जाए, ठाकुरों को कैसे विलन बनाया जाए, इसलिए पूरे देश की मीडिया, पूरे देश के नेता सड़कों पर उतर आए। लेकिन यहाँ पर जो आरोपी था वो कश्यप समाज से था, कुम्हार समाज से था, लड़की ब्राह्मण समाज से थी, लड़की के पीछे का टाइटल मिश्रा था और जो आरोपी है, जो अपराधी है, वो ओबीसी समाज से आता था। इसलिए कोई भी नेता, कोई भी व्यक्ति उसके खिलाफ नहीं बोल रहा था। मैं अपने समाज के लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये जो समाज की समस्याएं हैं, इन समस्याओं के खिलाफ हम लोगों को लड़ना पड़ेगा, कोई दूसरा लड़ने नहीं आएगा। और ये जो जातीय भेदभाव इस देश के नेता कर रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है और ये आज से नहीं हो रहा है, बहुत दिन से हो रहा है। मैं इसके पहले कुछ घटनाएं आपको बताऊँगा। अम्बेडकर नगर में एक 13 साल की लड़की के साथ रेप करके हत्या कर दी गई। सुल्तानपुर में एक 14 साल की लड़की के साथ रेप करके हत्या कर दी गई। प्रयागराज में काजल पांडे नाम की एक लड़की की ऐसे ही हत्या कर दी गई। मैं आपको बता दूं कि लड़की की हत्या की गई और लड़की की हत्या में एफआईआर लिखवाने के लिए लड़की के परिजनों को धरना देना पड़ा। इससे ज़्यादा दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। मतलब हमारी बेटी भी मरी है और हमको मुकदमा लिखवाने के लिए, जबकि नियम है कि कोई भी व्यक्ति अगर थाने पर शिकायत लेकर जाता है तो प्रथम सूचना रिपोर्ट के तहत उसकी तहरीर ली जाएगी, उसमें मुकदमा दर्ज किया जाएगा। हाँ, कोई व्यक्ति दोषी है कि दोषी नहीं है, वो तो विवेचना का विषय, वो जांच का विषय है, वो उसमें चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन बेटी की हत्या भी हुई, उसके बाद भी धरना देना पड़ा। तो इस देश के नेताओं की जो मानसिकता है, ये लोग सिर्फ और सिर्फ, इनकी बातें जो हैं लंबी लंबी होती हैं, इनके वादे सिर्फ बड़े बड़े होते हैं, लेकिन अंदर से सच्चाई कुछ अलग है। ये कहते तो हैं कि हम गरीबों के साथ हैं, हम पिछड़ों के साथ हैं। गरीब का मतलब क्या? इनके नजर में सिर्फ दलित। पिछड़े का मतलब क्या? इनके नजर में ओबीसी। क्या जो आर्थिक और सामाजिक रूप से ब्राह्मण समाज का व्यक्ति पिछड़ा है, क्षत्रिय समाज का व्यक्ति पिछड़ा है, बनिया समाज का व्यक्ति पिछड़ा है, वो पिछड़ा नहीं है? क्या आर्थिक रूप से जो दरिद्र है वो ब्राह्मण समाज का हो, बनिया समाज का हो, खत्री समाज का हो, श्रीवास्तव समाज का हो, तो क्या वो गरीब नहीं है? सिर्फ और सिर्फ एक जात विशेष समाज के ही लोग हैं। तो ये जो दोहरा चरित्र नेताओं का है, ये मैं बहुत अच्छे से समझ रहा हूं और इस पर हमारे समाज के लोगों को चिंतन करने की आवश्यकता है और संगठित होने की आवश्यकता है इस विषय पर। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब उस बेटी के घर आप गए तो क्या बहुत लग्जरी घर था उस बेटी का, या वो सुविधाएं लवरेज थी, मतलब सारी सुविधाएं वहाँ भरी पड़ी थी? उनके पिता जो हैं ई रिक्शा चलाते हैं, उनकी माता जो हैं शायद ये जो आंगनवाड़ी होती हैं, एनम या जो भी कोई पद है उस तरीके से उस पर सहायिका टाइप की वो थी। और मुझे लग रहा है जो सहायिका होती हैं इनकी जो सैलरी है 5-7 हज़ार रुपये है, 5-7 3,000 से भी, हाँ कुछ ऐसे ही इनकी सैलरी है, ठीक है। और शायद एक डिलीवरी पर कुछ इनको कमीशन चार्ज जो भी है मिलता है, मतलब ज़्यादा, और वो भी पक्का नहीं कि हाँ डिलीवरी केस इनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। इस आर्थिक तंगी से वो परिवार जूझ रहा है, फिर भी वो लड़की इतनी योग्य थी कि पहली बार में ही सैफी मेडिकल कॉलेज में उसका नाम आ गया, ठीक है, मतलब उसका नाम आ गया। उस लड़की का उन्होंने सोचा कि जब लड़की पढ़ने में होनहार है, तेज है, तो हम कर्ज लेकर के, हम उधार बाड़ी लेकर के, गहना बेच करके, जेवर बेच करके हम उसको पढ़ाएंगे। एक सपना लेकर के वो बेटी गई थी, वो कोई अंबानी के घर से नहीं थे, ठीक है, एक सपना लेकर के गई थी। लेकिन किस्मत तो देखिए कि उस लड़की, आज वो लड़की ही नहीं हम लोगों के बीच में है। नहीं, कई मीडिया में, चैनलों में, प्रिंट मीडिया में हमने देखा, पढ़ा भी, मुझे स्वयं बहुत दुख हुआ कि बेटी के कैरेक्टर को लेकर भी लोग गलत छाप रहे थे। देखिए, मैं एक बात और बताऊं, मैं हर बार यही बात बताता हूं, ठीक है, इस देश की सारी समस्याएं उस दिन खत्म हो जाएंगी जिस दिन इस देश के नेता और पुलिस ईमानदार हो जाएंगे। इस देश की सारी समस्या उस दिन खत्म हो जाएंगी जिस दिन इस देश के सारे नेता और पुलिस ईमानदार हो जाएंगे। मैं कहने वाली बात नहीं कहता हूं, जितने भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे होंगे वो भी जानते हैं। एफआईआर अगर हम अपनी लिखवाने जाते हैं ना, तब भी हमें 500 रुपया देना पड़ता है, तब एफआईआर लिखी जाती है। ये मैं आम लोगों की बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैं लोगों के बीच में उठता बैठता हूँ, समाज के बीच में रहता हूँ। लोग अपने मेरे पास समस्याओं को लेकर, आप सोचिए, जो व्यक्ति पीड़ित है वो पीड़ित होता है, उसके बाद उसको पैसा देना पड़ता है, तब जाकर के एफआईआर लिखी जाती है। और नेताओं की बात, तो नेता पहले जात देखते हैं और वोट देखते हैं कि इसके परिवार में सदस्य कितने हैं। अगर वह बहुत गरीब है और उसके परिवार में सिर्फ माँ और बेटी हैं, तो बेटी के साथ चाहे जो कृत्य हो जाए, नेता उसकी पैरवी नहीं करेगा, उस अपराधी की पैरवी करेगा जिसके घर में 20 वोटर होंगे। यह मानसिकता है लोगों की। जब तक इस देश के नेता और
पुलिस प्रशासन के लोग, पुलिस का ही बयान आया था कि लड़की का प्रेम प्रसंग का मामला है। किस आधार पर आपने देख लिया प्रेम प्रसंग का मामला? आपने कोई चिट्ठी पढ़ा? आपने कोई चैट देखा? एक दिन पहले हत्या हुई, आपको कैसे पता चल गया कि लड़की का अफेयर था, लड़की का प्रेम था? और इटावा पुलिस इसकी पुष्टि कर रही है कि उसका अफेयर था, प्रेम था। कैसे आप कह सकते हैं प्रेम और अफेयर था? ठीक है, वो 32 साल का अधेड़ उम्र का आदमी, वो 18 साल की मासूम लड़की, कैसे प्रेम प्रसंग? लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि मरने के बाद भी उस बच्ची के चरित्र पर लांछन लगाए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं इसकी निंदा करता हूं। और ऐसे बयान देने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, आजकल बड़ा आसान टारगेट हो गया है। जो आप सवर्ण समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, एज ए मीडिया चैनल हम लोग किसी चीज़ को ऐसे प्रमोट नहीं करते, लेकिन जिस प्रकार से आप लड़ाई लड़ रहे हैं, समस्याएं बहुत ज़्यादा आती। ज़रूरत ऐसी क्या पड़ गई कि लोग अभी एक दो भागों में बंट गए हैं। दलित समाज जो आरोप लगाता है सवर्ण ने हमारा शोषण किया, और सवर्ण समाज ये कहता है कि हम तो दलितों को लेके चले, हमेशा अपना मान के चले। जो ये भेदभाव पैदा किया जा रहा है उसको लेके आप देखिए, ये जो आप कह रहे हैं कि जो समाज दो भागों में बट गया और दलित समाज आरोप लगा रहा है कि सवर्णों ने हमारा शोषण किया, लेकिन सवर्ण जो कह रहा है कि हम दलितों को साथ में लेकर चले, तो सच्चाई यहाँ सवर्णों की बातों में है। वास्तव में सवर्णों ने दलितों को हमेशा साथ में लेकर चलने का काम किया है। और ये जो दलित कह रहे हैं कि मेरा शोषण हुआ, मेरे ऊपर अत्याचार हुआ, तो ये वो नहीं कह रहे हैं। ये जो भीम आर्मी, बाम सेप और कम्युनिस्ट और वामपंथियों के द्वारा इनका ब्रेन वॉश किया गया है, ये वो चीजें कहलवा रही हैं, वो चीजें कहलवा रही हैं। आज अगर हमारे देश का नुकसान हो रहा है तो इसमें वामपंथियों का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे देश को टुकड़े टुकड़े में बांटने में इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। आप एक बात बताइए, सवर्णों ने अगर इनका शोषण किया तो दिन प्रतिदिन इनकी संख्या कैसे बढ़ती चली गई? आप बताइए, हम राजा थे, हमारे लोग राजा थे, हम जिम्मेदार थे, हम नंबरदार थे, हमारी जनसंख्या घटती चली गई, इनकी जनसंख्या बढ़ती चली गई। मतलब इतना अत्याचार हुआ, इतना शोषण हुआ कि इनकी संख्या बढ़ गई। आप बताइए, अगर अत्याचार हुआ होता, शोषण हुआ होता तो इनकी संख्या बढ़ती? बिल्कुल नहीं बढ़ती। जब अंग्रेजों ने, मुगलों ने शासन किया, मुगलों का आक्रमण हुआ, पहली पंक्ति में खड़े होकर के गोली बंदूक बारूदों को हमने अपने सीने पर झेला। पहली पंक्ति में हम पहले लड़े हैं और हम पहले मरे हैं और हम मर करके इनको बचाए हैं, तब हमारी संख्या कम है और इनकी संख्या ज्यादा है। ये जितनी भी चीजें हैं, ये आम दलितों की बात नहीं। मैं आपको बता दूं, आज भी गांव का गरीब दलित जो है गोबर मिट्टी में है और जय श्री राम कहता है, राम राम कहता है, जय राम कहता है। ठीक है, ये विदेशी पैसों के फंडिंग पर पलने वाले, विदेशी पैसों के फंडिंग पर पलने वाले दलाल ऐसा कहलवा रहे हैं। ये आम दलित की आवाज नहीं है, ये कुछ दलालों की आवाज है। सर्वेश जी, औरैया की बेटी का मामला हमारे सामने आया, लेकिन कई ऐसी बेटियां हैं जिनका मामला हमारे सामने तक आ नहीं पाता, दबा दिया जाता है। तो एक संदेश क्या देना चाहेंगे? कई लोग बेटियों को लेकर बहुत शर्माते हैं। कोई विवाद होता है, कोई ऐसा मैटर होता है जहाँ पे बेटी निर्दोष होती है, फिर भी उसको कहते हैं शांत रहो शांत रहो। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं देखिए, आपके इस चैनल के माध्यम से सिर्फ इतना बताऊंगा कि देखिए, अगर कोई भी ऐसी बात है या कोई भी व्यक्ति बदतमीजी कर रहा है, तो एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए मैं हूं और मुझे कोई गाली दे रहा है और मैं चुप रहूं, तो मैं गलत हूं या गाली देने वाला? गंदे शब्दों का उपयोग तो सामने वाला कर रहा है, तो गलत तो वो हुआ, मैं तो गलत हुआ नहीं। तो फिर मैं क्यों डरूं? हमारी अगर बहन बेटी को कोई छेड़ता है, हमारी बहन बेटी का कोई अगर पीछा करता है, उस पर गलत नजर रख रहा है, तो नजर तो उस सामने वाली की गलत है। अगर जो मानसिकता तो उसकी दूषित है, चरित्र तो उसका गिरा हुआ है, फिर हमको डरने की क्या आवश्यकता? आप बताइए, हमको डरने की क्या आवश्यकता है? हमको ऐसे मामलों में डरना नहीं चाहिए। ये क्या होता है कि हम बातों को दबाने के चक्कर में चीजें क्या होती हैं, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। यही मामला आज औरैया में हुआ। एक बार शिकायत उनके बाप से की, यही मामला अगर पुलिस प्रशासन के आज, वास्तव में मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से एक दिन पहले घटना घटित हुई, दूसरे दिन हाफ इनकाउंटर हुआ, वह समाज के दबाव से हुआ, कैसे हुआ, लेकिन हुआ। ठीक है, अगर ये एप्लीकेशन देते तो कुछ ना कुछ तो कार्रवाई होती, और अगर कार्रवाई ना होती तो आज उसकी जवाबदेही वहां के स्थानीय पुलिस प्रशासन की होती। तो इस तरीके से मैं सभी लोगों के लिए एक मैसेज देना चाहता हूं, हमारी अगर बहन गलत नहीं है, अगर हमारी बेटी गलत नहीं है, तो देखिए, जब सबको समानता का अधिकार है तो उसको पढ़ने का अधिकार है, उसको आगे बढ़ने का अधिकार है, और उसको पढ़ने में और आगे बढ़ने में लोग जो बाधा उत्पन्न कर रहे हैं ना, उनके खिलाफ मजबूती से हमको खड़ा होना चाहिए, उसमें डरना नहीं चाहिए हमको। मेरा आखिरी प्रश्न है, जैसे कोई घटना होती है, आर्थिक रूप से व्यक्ति कमजोर रहता है, परिवार कमजोर रहता है, तो बीच में बाद में दबाव बनाया जाता है, केस वापस ले लीजिए या सुलह कर लीजिए। परिवार कमजोर है, आपने बताया कि आर्थिक स्थिति में ई रिक्शा चलाते हैं, तो ऐसी संभावना हो सकती है भविष्य में उनके ऊपर दबाव भी बनाया जाए कि आप
तो ना उनको अभी तक शस्त्र लाइसेंस मिला है, ना उनको कोई आर्थिक सहयोग मिल रहा है। ऐसे में क्या करें अपना? मैं जब वहाँ गया तो वहाँ क्या है कि वहाँ जैसे मैं वहाँ गया, मेरी रात में 10 बजे ट्रेन थी, मुझे दिल्ली आना था। दिल्ली में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है मेरी, और उसी उद्देश्य से मुझे निकलना था। लेकिन जैसे मुझे जानकारी मिली, सबसे पहले मैं रात में 11 बजे लाइव आया। वैसे मैं रात में 11 बजे इसलिए लाइव नहीं आता हूँ क्योंकि मेरे बहुत से समर्थक गाँव क्षेत्र से आते हैं, और गाँव में अधिकतम 10 बजे या 9 बजे तक लोग खा पी करके ठंडी के महीने में सो जाते हैं। मैं रात में 11 बजे कभी लाइव नहीं आता हूँ। लेकिन मामला ऐसा था, इतना गंभीर मामला था, तो मुझे लाइव आना पड़ा। लाइव इसलिए आए क्योंकि कोई भी मीडिया उस आवाज़ को नहीं उठा रही थी, और कोई भी नेता उस आवाज़ को नहीं उठा रहा था। उस पर कोई डिबेट, कोई चर्चा नहीं हो रही थी। मतलब लोगों को यह पता नहीं था कि कोई ऐसी भी घटना घटित हुई है, किसी को नहीं पता था। लोगों को बताने के लिए कि हाँ ऐसी भी कोई घटना घटित हुई है, लेकिन हाँ उसके पीछे का टाइटल मिश्रा है, इसलिए सभी लोग मौन है। मैं 11 बजे रात को लाइव आया। एक लाइव आया तो मेरा लाइव डिलीट करवा दिया गया, रिपोर्ट मार करके, पता नहीं कैसे। फिर मैं दोबारा लाइव आया। सुबह मैं उठा, मैं मॉर्निंग वॉक पर गया, वहां से आया बिना कुछ खाए पिए अपनी टीम के साथ। मैं तुरंत वहां से औरैया के लिए निकला, और मैं वहां जब आया तो पीड़ित परिवार से मिला, और स्थानीय प्रशासन में वहाँ पर जो थाना अध्यक्षा थी, एक महिला थी, वो वहाँ पर थी, तो उनसे मेरी बातचीत हुई। उनसे मैंने यही एक बात कही, क्योंकि मुझे तत्काल निकलना था। एसपी को मैंने फ़ोन किया, उनका COG नंबर ऑफ था। ये भी मैं बताऊंगा, कम से कम जो जिम्मेदार अधिकारी हों वो जनता के लिए होते हैं। उनके पास जो नंबर हो तो कम से कम ऐसा नंबर हो कि कोई आम आदमी या आम व्यक्ति परेशान है तो कम से कम फ़ोन तो लग सके। COG नंबर किसी का लग ही नहीं रहा है, कभी स्विच ऑफ बता रहा है, कभी नेटवर्क क्षेत्र के बाहर बता रहा है, उनका लगा नहीं। उनके माध्यम से जो मेरी बात हुई, हाफ इनकाउंटर हुआ। झूठा मामला फैलाया जा रहा था कि नशे लगा, नशे नहीं लगा था। हमने उनसे निवेदन किया कि जो लड़के की गिरफ्तारी हुई है, इनका मुकदमा जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला करके इनको फांसी की सजा दी जाए। जिनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है तत्काल उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए। और परिवार क्योंकि आर्थिक रूप से बहुत कमजोर है, और अभी मुझे लग रहा है जिसके घर में सिर्फ इकलौती बेटी थी, एक बड़ा सपना लेकर के पढ़ने गई थी, वो अपने परिवार के लिए एक उम्मीदों की किरण थी। अब वो बेटी नहीं बची, वो बहुत होनहार लड़की थी, वो बेटी नहीं बची। आप बताइए कि जिसकी इस तरीके से एक घर की बड़ी लड़की, मतलब एक ही लड़की थी, उसकी उम्र 18 साल थी, वो लड़की खत्म हो गई। हमें नहीं लगता कि वो आदमी 6 महीने तक कमाने के बारे में सोच पाएगा, वो जाकर के रिक्शा चला पाएगा। इतना दुख है उस परिवार के पास। तो उस परिवार को आर्थिक मुआवजा भी दिया जाए। और वहां पर पुलिस थी, SHO मैडम जो थी, उन्होंने बताया, तो हमने कहा कि देखिए पुलिस आज है, कल है, परसों है, नरसों है, 2, 4, 10 दिन, 20 दिन पुलिस हमेशा तो इनके पास रहेगी नहीं। इनको तत्काल शस्त्र का लाइसेंस जो है मुहैया करवाया जाए। जो भी एक लाइसेंस है, 1 बंदूक, 2 बंदूक, जो भी ये चाहते हैं इनको करवाया जाए, क्योंकि इनकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। ये लोग बहुत डरे हुए हैं एकदम। दूसरी बात, और भी तमाम लोग एक द्वेष की भावना से, एक बदले की भावना से नजर रख रहे हैं उनके ऊपर ना, तो उनको शस्त्र मुहैया करवाया जाए। तीसरी बात, परिवार को आर्थिक मुआवजा दिया जाए। ये चीजें हमने वहां पर रखी हैं, और देखते हैं भी इसमें क्या होता क्या नहीं। परिवार को भी मैंने अपना नंबर दिया है, और हमने कहा है कि कहीं कभी कोई दिक्कत समस्या होती है तो मैं जहां जितना सक्षम हूं। बहुत लोग मुझसे कहते हैं यहां घटना घटित हुई, सर्वेश जी आप नहीं गए, वहां घटना घटित हुई, सर्वेश जी वहां नहीं गए। देखिए, मैं एक बहुत कम संसाधनों में, एक बहुत पुअर बैकग्राउंड से निकल करके समाज की लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं कभी अपने नात रिश्तेदार, भाई पटीदार के यहां नहीं जाता हूं, ठीक है। मैं अपनी रिश्तेदारी में भी नहीं गया हूं, ठीक है। लेकिन मैं अपने समाज के लोगों के पास जरूर जाता हूं, अपने समाज के दुख में जरूर पहुंचता। जितना मेरे पास व्यवस्था है, जितना मैं सक्षम हूं, वहां मैं पहुंचने का प्रयास करता हूं। मैं किसी संवैधानिक पद पर नहीं हूं, मैं विधायक नहीं हूं, मैं सांसद नहीं हूं, मैं मंत्री नहीं हूं कि मेरे एक फोन पर करने पर सारी व्यवस्था वहां पर बदल जाएगी। लेकिन हां, मैं एक आम व्यक्ति की तरह अपने समाज के लिए बहराइच से जाकर के हर जिले में, हर राज्य में आवाज को उठाता हूं, और मैं बताता हूं कि इस व्यक्ति के पास, हमारे समाज के इस व्यक्ति के पास कोई हो या ना हो, लेकिन हम मजबूती से खड़े हैं। तो ये मैंने उनको अपना नंबर भी दिया, और मैंने उनको कहा कि जितना भी हो सकेगा मैं हर प्रकार से आपके साथ खड़ा हूं। बेबाकी से जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों, ऐसे अपडेट कराते रहेंगे। बहुत बहुत आभार।